नमस्कार और स्वागत है आपका गो गेट सम पर। मैं हूं आपका मेजबान और आज की रात दर्शकों, आज की रात हम चुप नहीं बैठेंगे। देश और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हर परत, हर सच्चाई, हर साजिश को हम आपके सामने खोल कर रख देंगे। आज की सबसे बड़ी और चर्चित खबरों का एक ऐसा राउंड अप लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ईरान इजराइल के तनाव से लेकर देश की राजनीति में मचे भूचाल तक हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए और आज हम वो सवाल पूछेंगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं दर्शकों कि आज का ये विशेष एपिसोड आज की 9 सबसे बड़ी और विस्फोटक सुर्खियों पर आधारित है। एक एक करके हम हर खबर की गहराई में उतरेंगे, विश्लेषण करेंगे और सच को आपके सामने लाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे एक विमान हादसा दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी की नींव हिला रहा है। हम पूछेंगे कि ईरान अमेरिका को सीधी धमकी क्यों दे रहा है। हम जानेंगे कि क्यों एक डॉक्टर की मौत पर पूरा प्रदेश सुलग रहा है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज रात बहस होगी, सवाल होंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे। ये वो खबरें हैं जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया शायद दबाना चाहे, लेकिन यहाँ गो गेट सम पर हम सच से पर्दा उठाएंगे। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज की रात राष्ट्र जानना चाहता है। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। दर्शकों, पहली खबर सीधे एविएशन इंडस्ट्री के दिल से आ रही है और ये खबर बोइंग कंपनी की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाते जाते बची, बोइंग की दुनिया भर में घनघोर बेइज्जती हो रही है। मैं पूछता हूं, ये कैसी लापरवाही है? ये कैसी जवाबदेही है? क्या इंसानी जान की कीमत इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कुछ भी नहीं है? दुनिया भर के एयरलाइंस, रेगुलेटर्स और यात्री आज बोइंग से सवाल पूछ रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता, उनके क्वालिटी कंट्रोल, उनके सुरक्षा मानकों पर आज गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस घनघोर बेइज्जती का असर इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पेरिस एयर शो से पहले कंपनी के अंदर खौफ का माहौल है। दर्शकों, पेरिस एयर शो वो मंच है जहां कंपनियां अपनी ताकत दिखाती हैं, नए सौदे करती हैं, अपना भविष्य तय करती हैं। लेकिन आज बोइंग इस मंच पर जाने से डर रही है। उन्हें डर है कि वहां उनसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे, उन्हें मीडिया के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा और उनके संभावित ग्राहक उनसे मुंह मोड़ लेंगे। ये डर वाजिब है क्योंकि जब आप सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं तो आपका साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। मैं पूछता हूं, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खामी थी या एक बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या बोइंग अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है? कंपनी की चुप्पी कई और सवाल खड़े कर रही है। इस हादसे ने न सिर्फ बोइंग की बैलेंस शीट को प्रभावित किया है, बल्कि उसकी दशकों की बनाई छवि को भी मिट्टी में मिला दिया है। पेरिस एयर शो में उनकी गैर मौजूदगी या कमजोर उपस्थिति इस बात का सबूत होगी कि कंपनी इस संकट से बुरी तरह हिल चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस डैमेज कंट्रोल को कैसे किया जाए। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। बोइंग, जवाब दो। और दर्शकों, बोइंग की कहानी से जुड़ी अगली कड़ी हमें अहमदाबाद ले जाती है, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ हुए हादसे की जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जांचकर्ताओं का पूरा ध्यान, पूरा फोकस अब विमान के दाहिने इंजन पर टिक गया है। जी हां, वही दाहिना इंजन जिसने उड़ान भरते ही आग पकड़ ली थी और सैकड़ों यात्रियों की सांसें अटका दी थीं। ये इंजन, जो शक्ति का प्रतीक होना चाहिए था, वो मौत का सामान कैसे बन गया? मैं पूछता हूं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जांचकर्ताओं को शक है कि इंजन के अंदर मेटल फैटिग या किसी बाहरी वस्तु के टकराने से यह भयावह घटना हुई। क्या यह रखरखाव में चूक थी? क्या पार्ट्स की क्वालिटी के साथ कोई समझौता किया गया था? DGCA और AAIB की टीमें इंजन के हर पुर्जे को, हर नट बोल्ट को खंगाल रही हैं। वो उस एक सबूत की तलाश में हैं जो इस पहेली को सुलझा सके, जो ये बता सके कि आखिर गलती कहां हुई, किसकी गलती हुई। ये सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं है दर्शकों, ये भविष्य में लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की लड़ाई है। ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या हमारे आसमान सुरक्षित हैं? क्या जिन विमानों में हम और आप अपने परिवार के साथ सफर करते हैं उनकी पूरी तरह से जांच होती है? AI-171 के दाहिने इंजन की कहानी सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, ये पूरे एविएशन सिस्टम पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। जब तक इस जांच का सच सामने नहीं आता, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक गो गेट सम चुप नहीं बैठेगा। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आपकी और हमारी सुरक्षा का सवाल है। दर्शकों, तनाव और चिंता की खबरों के बीच अब एक ऐसी खबर जो देश के करोड़ों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। ये खबर उम्मीद की है, सपनों को पंख लगाने की है।
केंद्र सरकार की पीएम विद्यालक्ष्मी योजना अब एक नए और ज्यादा शक्तिशाली रूप में सामने आई है। मैं उन सभी छात्रों और अभिभावकों से कहना चाहता हूं जो उच्च शिक्षा के खर्च को लेकर चिंतित हैं, आपकी चिंता अब खत्म होने वाली है। सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब आपको एजुकेशन लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना गारंटी झटपट एजुकेशन लोन। ये योजना उन होनहार छात्रों के लिए एक वरदान है जो पैसे की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते थे। अब कोई भी बैंक, कोई भी वित्तीय संस्थान आपसे कोलैटरल या गारंटर की मांग नहीं कर सकता। ये सरकार का युवाओं पर भरोसा है, उनकी काबिलियत पर विश्वास है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण है ब्याज माफी का प्रावधान। अगर आप पढ़ाई के दौरान और कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद तक लोन की किस्तें समय पर चुकाते हैं, तो सरकार आपके लोन का पूरा ब्याज माफ कर देगी। मैं पूछता हूं, इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है? यह सिर्फ एक लोन योजना नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। ये स्किल इंडिया और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के नारे को जमीनी हकीकत में बदलने की एक ईमानदार कोशिश है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि देश का कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा, चाहे वो किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, उसे बेहतरीन शिक्षा हासिल करने का मौका मिले। ये एक ऐसा कदम है जो देश के भविष्य को उज्जवल बनाएगा और हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। ये है असली सबका साथ, सबका विकास। अब हम आपको ले चलते हैं मिडिल ईस्ट के उस सुलगते हुए अखाड़े में जहां हर पल एक नए विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दर्शकों, इजराइल के हमले के बाद ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है। तेहरान से जो खबरें आ रही हैं, वो पूरी दुनिया में सनसनी फैला रही हैं। ईरान ने अमेरिका को सीधी और खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने एक महाप्लान तैयार किया है और अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उन पर हमला करने की हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर का सीधा संदेश है। और ये संदेश सिर्फ बाइडेन प्रशासन के लिए नहीं है, ये सीधी धमकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर ट्रंप वापस सत्ता में आते हैं और ईरान के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाते हैं, तो उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ईरान कह रहा है कि वो अपने परमाणु ठिकानों, अपनी मिसाइल साइट्स और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो ये सिर्फ ईरान की धरती पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में लड़ी जाएगी और इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार होगा। मैं पूछता हूं, क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये बढ़ता तनाव एक विनाशकारी संघर्ष में बदल जाएगा? ईरान अपनी मिसाइलें तैयार कर रहा है, अपनी रिवोल्यूशनरी गार्ड को अलर्ट पर रख दिया है और अपने प्रॉक्सी गुटों को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया है। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। दर्शकों, एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ताकत है तो दूसरी तरफ ईरान का जुनून और पलटवार करने की जिद। इस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अगला कदम क्या होगा, ये पूरी दुनिया की सांसें रोके हुए देख रही है। दर्शकों, ईरान से ही जुड़ी एक और बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों से एक अजीबोगरीब अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी ईरानी नागरिक तुरंत अपने फोन से व्हाट्सएप को डिलीट कर दें। जी हां, दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब ईरानी सरकार की नजरों में खटक रहा है। मैं पूछता हूं, आखिर ऐसा क्यों? एक मैसेजिंग ऐप से एक देश की सरकार को इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है? क्या यह सिर्फ सेंसरशिप है या इसके पीछे कोई गहरी और खतरनाक साजिश है? सरकार का तर्क है कि व्हाट्सएप, जो कि एक अमेरिकी कंपनी मेटा का हिस्सा है, वो ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है और इसके जरिए देश में अशांति और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि लोग व्हाट्सएप को छोड़कर घरेलू मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें, जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो। ये ईरान के लोगों की डिजिटल आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। ये उनकी आवाज को दबाने की, उन तक बाहरी दुनिया की जानकारी पहुंचने से रोकने की एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन क्या ईरानी लोग सरकार की इस बात को मानेंगे? क्या वो अपनी डिजिटल खिड़की को बंद कर देंगे? कई मानवाधिकार संगठन इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह ईरान को बाकी दुनिया से काटने और एक डिजिटल आयरन कर्टेन बनाने की कोशिश है। जब सरकारें अपने ही नागरिकों से डरने लगती हैं, जब वो सूचना के प्रवाह को रोकने की कोशिश करती हैं, तो ये उनकी कमजोरी को दिखाता है। ईरान का ये कदम बताता है कि वो अंदर से कितने डरे हुए हैं और अपने लोगों के गुस्से से कितना खौफ खाते हैं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, इस डिजिटल तानाशाही के पीछे का असली मकसद क्या है। अब रुक करते हैं देश की राजनीति का, जहां एक फोन कॉल ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।
खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन इस पर सबसे तीखी और दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तरफ से। जयराम रमेश ने इस फोन कॉल पर तंज कसते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा, मुझसे एक गलती हुई। जयराम रमेश ने अपने बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगा था कि भारत में सिर्फ एक ही पपेट मास्टर है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि एक इंटरनेशनल पपेट मास्टर भी है जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उनका इशारा साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत पलटी मारी और कहा, मुझसे एक गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं पूछता हूं, ये कैसी राजनीति है? पहले आप एक गंभीर आरोप लगाते हैं और फिर उसे गलती बताकर पीछे हट जाते हैं। क्या ये कांग्रेस की बौखलाहट है या कोई सोची समझी रणनीति? इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत का कोई राजनीतिक महत्व है? क्या इसका असर भारत के आगामी चुनावों पर पड़ सकता है? और जयराम रमेश ने पहले बयान देकर फिर माफी क्यों मांगी? क्या उन पर पार्टी के अंदर से कोई दबाव था या वो सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचना चाहते थे? एक तरफ देश की विदेश नीति है और दूसरी तरफ उस पर हो रही घरेलू राजनीति। दर्शकों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये दिखाता है कि वैश्विक और राष्ट्रीय राजनीति की लकीरें कैसे आपस में उलझती जा रही हैं। इस पर बहस होनी चाहिए और हम ये बहस करेंगे। दर्शकों, अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। ये खबर इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये खबर कानून की धज्जियां उड़ाने वाली है। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत नैनीताल में, जहां प्रकृति अपनी सबसे सुंदर छटा बिखेरती है, वहां कुछ लोगों ने ऐसी घिनौनी हरकत की है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रयागराज से आए कुछ टूरिस्ट अपने बच्चों के साथ संरक्षित पक्षियों का शिकार कर रहे थे। जी हां, उन बेजुबान परिंदों को मार रहे थे जिन्हें कानून ने संरक्षण दिया हुआ है। हद तो तब हो गई जब ये सब वो अपने मासूम बच्चों के सामने कर रहे थे। वन विभाग की टीम ने जब इन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो इनके पास से एक एयर गन और मारे हुए पक्षियों के अवशेष बरामद हुए। मैं पूछता हूं, ये कैसी मानसिकता है? आप घूमने जाते हैं, प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं या उसकी हत्या करने? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बंदूक चलाना और बेजुबानों को मारना। ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का भी अपमान है। ये वो लोग हैं जो पैसे के गुरूर में अंधे हो चुके हैं और सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं। लेकिन उत्तराखंड वन विभाग ने दिखा दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। इन शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये घटना एक चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो प्रकृति को अपनी जागीर समझते हैं और वन्य जीवों को खिलौना। नैनीताल की शांत वादियों में गूंजी इस एयरगन की आवाज ने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिले जो भविष्य में किसी के लिए भी एक मिसाल बने। इन बेजुबान पक्षियों की चीख का हिसाब होना चाहिए और हम ये हिसाब मांगते हैं। दर्शकों, एक बार फिर लौटते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। ईरान पर इजरायल के हमले के बाद सिर्फ तेहरान में ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद में भी खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स और मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई है। एक नया खौफ पैदा हो गया है। वो कह रहे हैं ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। और इस खौफ के पीछे सिर्फ इजरायल का डर नहीं है, इस दहशत के पीछे नाम है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का। जी हां, पाकिस्तान में रॉ के नाम से दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स टीवी डिबेट्स में खुलेआम कह रहे हैं कि जिस तरह इजरायल ने ईरान के अंदर घुसकर हमला किया, वो दिखाता है कि अब कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। उन्हें डर है कि भारत भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों पर ठीक इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक कर सकता है। वो कह रहे हैं कि भारत की नई विदेश नीति, जो कि घर में घुसकर मारेंगे वाली है, वो अब सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। रॉ की बढ़ती ताकत और उसके ऑपरेशंस ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की नींद उड़ा दी है। मैं पूछता हूं, ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसने अपनी जमीन पर आतंक की फैक्ट्री चला रखी है। वो जानता है कि लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन भारत के गुनहगार हैं और भारत उन्हें कभी नहीं बख्शेगा। बलूचिस्तान में हो रहे हमलों के लिए भी वो औराव को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये डर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। ये डर नए भारत की उस नीति का नतीजा है जो कहती है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान का ये खौफ जायज है क्योंकि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं रहा। और आज की आखिरी खबर राजस्थान से है।
जहां एक युवा डॉक्टर की मौत ने पूरे प्रदेश में भूचाल ला दिया है। डॉ राकेश बिश्नोई की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर जोधपुर से लेकर राजधानी जयपुर तक हंगामा मचा हुआ है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। परिवार और समाज के लोग इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि डॉ राकेश की हत्या की गई है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर उतरे लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, न्याय। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल से लेकर तमाम छात्र नेता जैसे निर्मल चौधरी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज के बाहर छात्रों का जमावड़ा है, तो जयपुर में नेता विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर #Justice for राकेश बिश्नोई ट्रेंड कर रहा है। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका है। प्रशासन का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं, लेकिन परिवार का आरोप है कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है और कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, सच क्या है? एक होनहार डॉक्टर की जान कैसे चली गई? अगर ये हत्या है तो कातिल कौन है? और अगर ये आत्महत्या है तो उसके लिए मजबूर करने वाले कौन हैं? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, जब तक डॉ राकेश बिश्नोई के परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये आग शांत नहीं होगी। गो गेट सम इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और हम सच को सामने लाकर रहेंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की 9 सबसे बड़ी और विस्फोटक खबरें। हमने बोइंग के अर्श से फर्श पर आने की कहानी देखी, हमने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को समझा और हमने अपने ही देश में न्याय के लिए होती जद्दोजहद को भी महसूस किया। हर खबर अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है। सवाल व्यवस्था पर, सवाल नियत पर और सवाल हमारी और आपकी सुरक्षा पर। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका का तनाव एक बड़ी जंग में तब्दील होगा? डॉ राकेश बिश्नोई के मामले में आपकी क्या राय है? क्या इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? और क्या प्रयागराज के उन टूरिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आपकी आवाज महत्वपूर्ण है, आपकी राय मायने रखती है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय खुलकर रखें। मुझे आपके हर कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, ये आपकी आवाज है। राष्ट्र को जानना है और राष्ट्र आपसे ही बनता है। आज की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों, नए सवालों और नई बहसों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए। ऐसी ही बड़ी खबरों और उनके विश्लेषण के लिए गो गेट सम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। शुभ रात्रि, जय हिंद।